फिर आपका इतिहास की कक्षा में स्वागत है। लिखित साधन के बारे में हमने पिछले पीरियड में विस्तार से पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे बचे हुए तीनों साधन के बारे में, भौतिक साधन, मौखिक साधन और दृश्य श्रव्य साधन। भौतिक साधन के अंदर दैनंदिन जीवन में प्रयोग में आने वाली चीज़ें, दूसरा किले या जो आधुनिक स्थापत्य आदि है, ये सब भौतिक साधन है। साथ में सिक्के, उस समय के सिक्के, आभूषण, प्रार्थना स्थल, वस्तु संग्रहालय, वेशभूषा के आदि के माध्यम से जिन्हें हम भौतिक साधनों के अंतर्गत गिनते हैं, इनका अध्ययन हम आज विस्तार से करेंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं आज भौतिक साधन, मौखिक साधन और दृश्य श्रव्य साधन के बारे में। भौतिक साधन। भौतिक साधनों में निम्न साधनों का समावेश होता है: सिक्के, आभूषण, प्रार्थना स्थान, वस्तु संग्रहालय, दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं, वेशभूषा, राजमुद्रा और आधुनिक स्थापत्य। इसके साथ ही किले वगैरह भी भौतिक साधनों के अंतर्गत आते हैं। अब हम पढ़ेंगे सिक्कों के बारे में। सिक्कों का इतिहास को समझने में क्या योगदान है, सिक्के किस प्रकार साधन का कार्य करते हैं, अब हम यह समझेंगे। सिक्कों तथा बदलते हुए नोटों की छपाई के माध्यम से हम इतिहास को समझ सकते हैं। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया नोटों को छापने का कार्य करता है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। वर्ष 1950 से लेकर वर्तमान समय तक के सिक्कों, उनको बनाने के लिए उपयोग में लाई गई धातु, उनके आकार, उन पर अंकित विषयों की विभिन्नता के आधार पर हमें भारत की समसामयिक और महत्वपूर्ण समस्याओं का बोध होता है। जैसे जनसंख्या को सीमित रखने का संदेश देने वाले सिक्के, कृषि और किसानों का महत्व बताने वाले सिक्के। तो सिक्कों के आकार, धातु, चित्र और विषय से हमें इतिहास का आकलन होता है और हमें इनके द्वारा इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा है भौतिक साधन में संग्रहालय। अभी संग्रहालय क्या होता है? स्थायी रूप में कलात्मक ढंग से प्रस्तुत की गई वस्तुओं, हथियारों, ग्रंथों, शिल्पों आदि की प्रदर्शनी को संग्रहालय कहते हैं। भारत के सभी राज्यों में उनकी अपनी प्रादेशिक विशेषताएं बताने वाले वस्तु संग्रहालय हैं। उनके आधार पर हमें इतिहास को समझने में सहायता प्राप्त होती है। जैसे मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय। इस संग्रहालय में जब हम जाएंगे तो हमें छत्रपति शिवाजी महाराज से संबंधित जो वस्तुएं थीं, उस काल में जिस समय छत्रपति शिवाजी महाराज थे, वो कौन से हथियार यूज़ करते थे, वो किस प्रकार की वेशभूषा पहनते थे, कौन से सिक्कों का चलन था, ये सभी चीज़ें वहाँ पर संग्रहित की हुई हैं, रखी हुई हैं। सरकारी संग्रहालयों के अतिरिक्त कुछ संग्राहक स्वयं के संग्रहालय स्थापित करते हैं। ये संग्रहालय भी अनूठे और वैशिष्ट्यपूर्ण होते हैं। जैसे सिक्के, नोट, विभिन्न आकारों वाले दिए, सरौते, क्रिकेट की सामग्री आदि वस्तुएं। इतिहास का लेखन और अध्ययन करने वालों के लिए ये संग्रहालय बहुत उपयोगी होते हैं, क्योंकि इनके द्वारा हमें इतिहास के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हो जाती हैं। अब तीसरा साधन है हमारा मौखिक साधन। इन साधनों में लोक कथाएँ, लोकगीत, लोकोक्तियाँ, ओवियाँ, चक्की के गीत आदि का समावेश होता है। जैसे जिसको बोलते हैं ना, जो साधन पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक परंपरा से संरक्षित करके रखे जाते हैं, उन्हें मौखिक साधन कहते हैं। अब जैसे
बंजारा लोग रहते हैं, ठीक है। अभी बंजारे लोग हो गए या कई ऐसे खानाबदोश हैं जो एक जगह टिकते नहीं हैं, परंतु उन्होंने अपने पुरखों के माध्यम से, उनके पुरखों के जो गीत हैं वो एक के बाद एक पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहे हैं, जिससे हमें उस समय की भाषा, उस समय के लोकगीतों में जिन शब्दों का प्रयोग किया रहता है, उससे वहाँ की वेशभूषा, उस समय के रहन सहन के बारे में पता लग जाता है। तो मौखिक साधन कौन से कहलाते हैं? जो पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक परंपरा से संरक्षित करके रखे जाते हैं, ठीक है। जैसे संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के समय लोक शाहीर अन्ना भाऊ साठे, शाहीर अमर शेख के लोकगीतों द्वारा कार्यकर्ताओं को प्रेरणा प्राप्त होती थी। तो मौखिक साधन द्वारा समसामयिक लोक जीवन की परंपरा, श्रद्धा, रीति रिवाज आदि के विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। फिर हमारा अगला है दृश्य और श्रव्य माध्यम। दृश्य श्रव्य माध्यम एक बहुत ही सशक्त माध्यम है किसी चीज़ को याद करने का, देखने का, समझने का। दूरदर्शन, फिल्म, इंटरनेट, अंतर्जाल आदि साधनों को दृश्य श्रव्य साधन कहते हैं। इनमें देशी तथा विदेशी चैनलों का समावेश होता है, जैसे हिस्ट्री चैनल, डिस्कवरी चैनल। ये जब हम चैनल देखते हैं तो हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में पता चलता है। इसलिए बच्चों को भी कहा जाता है कि आप हिस्ट्री चैनल और डिस्कवरी चैनल को ज़रूर देखा कीजिए, जिसमें हमें जो जो पुरानी बातें हैं, इतिहास की बातें हैं, या मानव ने जो जो उन्नति की है, विकास के सोपानों में वह कैसे कैसे चढ़ता गया, इसके बारे में जानकारी हमें डिस्कवरी चैनल में पता चलती है। चलिए फिर है ये भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान FTII। भारत सरकार ने पुणे में वर्ष 1960 में लोक शिक्षा देने के उद्देश्य से फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया नामक संस्थान की स्थापना की। इंडियन न्यूज़ रिव्यू नामक संस्थान ने राजनीतिक, राजनीति, समाज नीति, कला, खेल कूद और संस्कृति जैसे विभिन्न क्षेत्रों में घटित महत्वपूर्ण घटनाओं पर आधारित समाचार फिल्में, डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाई। इस विभाग ने समाज का नेतृत्व करने वाले और देश के लिए अपना योगदान करने वाले व्यक्तियों और महत्वपूर्ण स्थानों की जानकारीप्रद अनुबोध फिल्में, डॉक्यूमेंट्री बनाई है। आधुनिक भारत के इतिहास का अध्ययन करने के लिए ये समाचार फिल्में और अनुबोध फिल्में उपयोगी हैं। अब तक हमने इतिहास लेखन के लिए उपयोगी कुछ साधन देखे हैं। 21वीं शताब्दी में समय इतनी तीव्र गति से बदल रहा है कि ये साधन भी अब अपर्याप्त सिद्ध होंगे। परिणाम स्वरूप अब स्वाभाविक रूप से नए साधन आ रहे हैं, जैसे घरेलू टेलीफोन से लेकर मोबाइल तक। इस यात्रा में पेजर नामक साधन संपर्क करने हुए हेतु अस्तित्व में आया था। यह जिस तेज गति से आया था उस तेज गति से समाप्त भी हो गया। अंतर्जाल, इंटरनेट पर उपलब्ध विपुल और प्रचंड जानकारी का भी उपयोग इतिहास के लेखन में किया जाता है, परंतु इस जानकारी की सत्यता और यथार्थता की जांच पड़ताल करनी पड़ती है। इन सभी साधनों के आधार पर इतिहास का अध्ययन करना सहज और सरल हो गया है। साथ ही ये सभी साधन आधुनिक समय के हैं, अतः इनका उपलब्ध होना संभव होता है। इतिहास मानव जीवन के सभी अंगों को स्पर्श करता है, अतः उसके साधनों के संरक्षण के प्रयास सभी स्तरों पर किए जा रहे हैं। ऐसे प्रयास हम भी करेंगे। इस प्रकार यहाँ पर आपका पाठ समाप्त होता है। उम्मीद है आपको
पूरा पाठ अच्छे से समझ में आया होगा और आपने यह अच्छे से सीखा होगा कि इतिहास को सहेज कर किस प्रकार हमें रखना है, ताकि आने वाली पीढ़ी हमारा जो आज का वर्तमान है, आज हम इसे जिन जिन माध्यमों के द्वारा संग्रहित करेंगे, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए वही इतिहास को समझने के साधन बन जाएंगे। तो इस पाठ के समाप्ति के बाद हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे और जिसे हम अगले पीरियड में देखेंगे। तो पाठ से संबंधित आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बताइए, ताकि मैं आपकी जिज्ञासा को और आपको जो पाठ समझ में नहीं आया है उसे मैं फिर से समझा सकूं।